नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अनिल देवड़ा। स्कूल गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की 16th क्लास है और ओवरऑल हमारे जो फिजिक्स के लेक्चर्स हैं उनकी 18th क्लास हो चुकी है। आज जो हम बात करेंगे बच्चों वो स्पेशली हम बात करेंगे गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस पर। लास्ट टाइम मैं आप लोगों को बता चुका था कि गॉस थ्योरम क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है उसी का हमने एक सिस्टम बनाया था जिससे हमने उसे स्केलर क्वांटिटी में कन्वर्ट करा था और उस स्केलर क्वांटिटी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद गॉस थ्योरम हमने देखी थी। अब आज की जो क्लास है हम वही गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस देखने जा रहे हैं। मतलब गॉस थ्योरम से रिलेटेड हम क्या एप्लीकेशन, गॉस थ्योरम से हम क्या यूज कर सकते हैं उसके बारे में मोस्टली आज की क्लास है। चलिए, तो सबसे पहले क्या है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम यानी जब हम गॉस थ्योरम की स्टडी करते हैं, गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं, तो उस गॉस थ्योरम एक बहुत अच्छा तरीका उन्होंने निकाला। हम जब क्या करते थे कि देखिए, जैसे मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल आप लोगों को बताता हूं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देख चुके हैं। तो हमने ये देख चुके हैं कि अगर मेरे पास में एक पॉइंट चार्ज यहां पर है, एक पॉइंट चार्ज यहां पर है प्लस क्यू, और मुझे आर डिस्टेंस पर यहां पर एक पॉइंट पी चाहिए, मतलब पी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इसका सिंपली फॉर्मूला हमने कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखा था। वो क्या आया था, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। यही था, आर यहां पर क्या था, डिस्टेंस। ठीक है, तो पॉइंट चार्जेस के लिए तो हमने देखा था कि कुलाम्स लॉ बहुत सफिशिएंट था, अच्छी तरीके से सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देता था। लेकिन प्रॉब्लम कब आ जाती है, प्रॉब्लम यहां पर इस तरीके के सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब कैसे है कि जैसे हमारे पास में है एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर एक वायर है, अब जो यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब उसके ऊपर प्लस चार्ज है। ये कहां पर देखने को मिलता है, तो ये जनरली बेसिकली बच्चों कहां देखने को मिलता है, तो हमारे घर के सामने से जो इलेक्ट्रिक वायर जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर बहुत लंबा जाता है। इस तरफ से भी कहां से आ रहा हमें नहीं पता, इस तरफ भी कहां से आ रहा नहीं पता, लेकिन हम तो हमारे घर के सामने देखते हैं। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक वायर जिसके अंदर ढेर सारा चार्ज इस तरीके से दौड़ रहा है, या हम अभी मान लेते हैं कि स्टेशनरी चार्ज है। अब उससे मैं यहां पर इस इलेक्ट्रिक चार्ज से नॉर्मली आर डिस्टेंस पर मैं क्या चाहता हूं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पर मैं फाइंड करना चाहता हूं। अब यहां पर यह फॉर्मूला काम नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा बच्चों, थोड़ा सा समझिए। ये पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल था। अब पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल था, इसका मतलब अगर मैं इस चार्ज की वजह से देखूं तो इस चार्ज की वजह से इसकी डिस्टेंस ये हो जाएगी, दैट डिस्टेंस इज r1, और यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगने लग जाएगी, फिर यहां पर इस डायरेक्शन में लगने लग जाएगी इस चार्ज की वजह से ये, तो हर बार डिस्टेंस बदल रही है। अब जितनी बार मैं देखूंगा तो उतनी बार मुझे क्या दिखेगा, हर चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस चेंज होते जा रही है, और मुझे इधर हर एक चार्ज की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेनी टाइम्स मिलेगी बार, और फिर उनका एडिशन करना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिकली बच्चों पॉसिबल नहीं था। ठीक है, अब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था हमको, फिर हम क्या करते थे, तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम एक्चुअली कैलकुलस पे जाते थे। कैलकुलस मतलब मैथमेटिक्स की हेल्प लेते थे। मैथमेटिक्स में हम कैलकुलेशन के जरिए, तो वो वाला कैलकुलेशन भी क्या होता था, बहुत बड़ा होता था। अब जब हम गॉस थ्योरम ने मतलब गॉस ने जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बताने के बाद उन्होंने अपनी जब थ्योरम दी, तो उस थ्योरम के बेसिस पे हम इस तरीके की कंडीशन, यानी इस पॉइंट पी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी गॉस थ्योरम के मेन बेसिक, जो उसकी खासियत क्या थी कि हम क्यों गॉस थ्योरम यूज कर पाते हैं, उसका कारण मैंने आप लोगों को यहां पर बताने की कोशिश की। चलिए, अब गॉस थ्योरम लास्ट क्लास तक हम क्या देख चुके थे कि गॉस थ्योरम जो थी वो थी क्लोज्ड इंटीग्रेशन E डॉट ds, दोनों वेक्टर क्वांटिटी थी। E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ds यहां पर क्या था, एरिया वेक्टर। अब यहां पर और चीज समझिए, तो वो आता था Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये था गॉस थ्योरम की, गॉस थ्योरम का फॉर्मूला बोल सकते हैं या गॉस लॉ बोल सकते हैं इसको। अब यहां पर हम क्या देखेंगे, तो हम यहां पर अब ये जानते हैं कि अगर मुझे इस इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू पता हो
ds की वैल्यू पता हो तो मैं इजीली किसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू निकाल सकता हूं। या फिर इसको और भी अच्छी तरीके से अगर मैं डिफाइन करूं तो phi इज इक्वल टू E ds cos थीटा हम लिख सकते हैं। ये डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट हटाएंगे तो cos थीटा लग जाएगा, ठीक है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यानी अब मैं हर बार क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इस गॉस थ्योरम की हेल्प से मैं इस E की वैल्यू को फाइंड करूं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूं। तो हमको हमारे मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हमें पता है कि यहां पर कितनी क्वांटिटीज हैं, तो हमारे पास मुझे ds पता होना चाहिए, थीटा पता होना चाहिए और चार्ज पता होना चाहिए। अगर मैं ये तीन चीजें अगर मुझे पता हो जाती है कि ds पता हो, मुझे थीटा पता हो और साथ ही साथ में मुझे उस चार्ज की वैल्यू पता हो, तो मैं इजीली किसको कैलकुलेट कर सकता हूं, E को कैलकुलेट कर सकता हूं। इतनी बात समझ में, ठीक है। लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा, यहां पर एक थोड़ी सी पिक्चर, एक प्रॉब्लम हमारे सामने क्या आएगी कि यहां पर जब हम इस इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो हमने जो, हमें अभी तक जो इंटीग्रेशन आता है, हालांकि आप आगे जाओगे एडवांस लेवल में हम जाते हैं तो दो वेरिएबल वाला भी हम इंटीग्रेशन करते हैं, लेकिन बेसिकली बच्चों अभी जो हमारे सिलेबस में है, याद आज तक हमने पढ़ा ही नहीं है कि दो वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अभी जितना हमारे पास नॉलेज है उस नॉलेज के ही हिसाब से हम चलते हैं। तो हमें अभी तक क्या पता है कि सिर्फ जब भी एक वेरिएबल होता है या एक वेरिएबल ही चेंज होता है तब हम उसका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन या कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलस पार्ट हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इतनी बात समझ में। अच्छा थोड़ा सा और सोचिए, जैसे कि मेरे पास क्या है कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज यहां पर रखा हुआ है, ठीक है, दैट इलेक्ट्रिक चार्ज Q। अब मैंने क्या करा, एक गॉस थ्योरम जो है वो हमेशा किसके ऊपर एप्लीकेबल है बच्चों, तो वो है क्लोज्ड सरफेस के लिए। तो क्लोज्ड सरफेस का मतलब मुझे एक क्या है कि इस चार्ज को घेरे हुए एक सरफेस क्रिएट करना है, क्लोज्ड होना चाहिए। तो मैंने वो सरफेस कुछ ऐसा मान लिया, मान सकता हूं क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, क्लोज्ड है। लेकिन अब सोचिए थोड़ा सा, यहां पर सोचिए कि जब मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने जाऊंगा, ये वाला पार्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब मैं इसके ऊपर फाइंड करने जाऊंगा, तो देखिए इस पॉइंट के ऊपर मैं देखूं तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी और यहां से यहां तक की डिस्टेंस r1, यहां पर हम छोटा सा वेक्टर ds मानेंगे सरफेस से। समझ में आया, सरफेस से हम एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में ds कंसीडर करेंगे। अच्छा यहां पर देखें तो यहां पर अब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और ये ds वेक्टर इस डायरेक्शन में, और यहां पर एक एंगल क्रिएट होगा थीटा, यहां पर तो कितना था, थीटा इज इक्वल टू 0 था, यहां कुछ एंगल क्रिएट होगा थीटा। अच्छा यहां पर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और यहां पर ds इस तरफ मान लेते हैं, थीटा कुछ अलग क्रिएट होगा। इसका मतलब जब हम इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ क्लोज्ड सरफेस देखते हैं तो ये क्लोज्ड सरफेस की वजह से कितनी चीजें वेरिएबल हो गई, इस क्लोज्ड सरफेस की वजह से कितनी चीज वेरिएबल हो गई। वेरिएबल का मतलब जो बदल रही है, तो कौन कौन बदल रही है, सबसे पहले तो खुद E नहीं बदल रहा है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E का फॉर्मूला जो हमको पता है क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। इसका मतलब ये डिस्टेंस के ऊपर E डिपेंड करेगा। अब ये डिस्टेंस यहां पर अलग, यहां पर अलग, यहां पर अलग, ठीक है। इसका मतलब जैसे जैसे हमारे साथ में ये डिस्टेंस बढ़ेगी या ये डिस्टेंस बदलेगी, वहां पर हमें ये पता है कि E चेंज हो रहा है, मतलब E हमारे पास कैसी क्वांटिटी हो गई, वेरिएबल क्वांटिटी। इतनी बात सभी को समझ में। साथ ही साथ में हम क्या देखेंगे कि हर जगह पर एरिया वेक्टर के साथ एंगल भी क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। इसका मतलब ये थीटा भी क्या हो रहा है, वेरिएबल है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम इस ds सरफेस की जगह को चेंज करेंगे मुझे E भी अलग मिलेगा, cos थीटा भी अलग मिलेगा। इसका मतलब हमारे सामने क्या सिचुएशन आ गई कि हमें एक ऐसी क्वांटिटी का इंटीग्रेशन करना है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन करना है जिसके अंदर दो वेरिएबल क्वांटिटी आ गई। दो वेरिएबल क्वांटिटी का मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर पॉइंट के साथ बदल रहा है और साथ ही साथ में एंगल किसके किसके बीच में, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, हर एक पोजीशन के साथ में कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, जैसा कि यहां पर दिख रहा है। इतनी बात समझ में। अब ऐसा इंटीग्रेशन हमें आता ही नहीं, ठीक है।
हम ऐसे इंटीग्रेशन को नहीं जानते हैं जिसमें दो चीजें वेरी कर रही हो। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर हम लोग ये डिसाइड करेंगे, अब क्या होगा कि ये जो गॉसियन सरफेस हमने हमारे हिसाब से कंसीडर करी थी क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, लेकिन अब इस सरफेस को हमें एक इमेजिनरी सरफेस हमारे हिसाब से ऐसी मानना है कि हमेशा हमेशा एक तो ये E और साथ ही साथ में ये cos थीटा, ये दोनों के दोनों चीजें ही क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, दोनों की दोनों ही चीजें कांस्टेंट हो जाए। अब कैसे कांस्टेंट हो सकती है, फिर से देखते हैं, दिमाग लगाते हैं अब कैसे हम उसको कांस्टेंट कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रिक चार्ज मैंने यहां कंसीडर करा, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रिक चार्ज यहां कंसीडर करा, मैंने क्या करा, इसके चारों तरफ एक इस तरीके से एक स्फेयर कंसीडर करा। ठीक है बच्चों, आप समझना, स्फेयर कंसीडर करा मतलब एक फुटबॉल जैसा, एक इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके चारों तरफ मैंने एक फुटबॉल मान लिया। ठीक है, अब मुझे मालूम है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/r², यानी डिपेंड किसके ऊपर करेगा, इस डिस्टेंस के ऊपर। तो हमें जब ये पता है कि अगर ये एक स्फेयर है तो स्फेयर में हर एक जगह के हर एक सरफेस के साथ में यहां पर रेडियस कितनी होगी, उसकी r होगी। समझ में आ रहा है, आप कहीं पर भी ले लो क्योंकि अब तो रेडियस हो जाएगी और रेडियस हर जगह पर सेम आती है। इसका मतलब क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर मैं देखूंगा तो क्या होगा, 1/4πε0/r²। यहां पर देखूंगा तो 1/4πε0 Q/r²। इस तरीके से क्या होगा, हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैसा देखने को मिलेगा, एक जैसा सेम देखने को मिलेगा। इसका मतलब हमने क्या करा कि हमने जब गॉसियन सरफेस या एक क्लोज्ड सरफेस जब हमने माना, ठीक है, हमने माना तो हम गॉसियन सरफेस को इस तरीके से माना हम लोगों ने कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर कैसी हो जाए, सेम हो जाए इस सरफेस पर। इतनी बात समझ में, और इस सरफेस पर हर एक जगह पर सेम हो गई। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इस सरफेस के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अब कैसी हो गई, कांस्टेंट हो गई, क्योंकि वेरी नहीं करेगी, सेम है। इतनी बात सभी को समझ में। तो हमने ये चीज जो हमारे पास में थी, ये जो पहले वेरिएबल था, ये अब हमने कांस्टेंट बना लिया, यहां पर बोल सकता हूं कांस्टेंट बना लिया। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, तो यहां पर अब मैं E की डायरेक्शन देखता हूं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती है। अच्छा, अब इसी का मैं एरिया वेक्टर डिसाइड करूंगा, तो एरिया वेक्टर छोटा सा ds में अगर कट करूंगा यहां पर, तो उसकी भी डायरेक्शन इधर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, θ=0। ओके, अच्छा इस पॉइंट पर देखते हैं। तो इस पॉइंट पर जब हम देखेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, ये छोटा सा हमने क्या कट करा, ds, तो ds की डायरेक्शन भी इस तरफ। दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो दोनों के बीच में एंगल अभी भी फिर से कितना है, हमको थीटा देखने को मिला। इसका मतलब हमें अब ये भी हम लोगों ने समझ में आ रहा है कि सर आप कभी भी किसी भी पॉइंट पर देखो, क्या हो रहा है कि अब E और A यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में हर एक सरफेस पे अब एंगल भी कितना क्रिएट होगा, 0 डिग्री क्रिएट होगा। इतनी बात समझ में आई। और एंगल 0 डिग्री क्रिएट हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि हर एक पॉइंट पर एंगल 0 डिग्री क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब cos थीटा की जो पहले इस सरफेस में क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि हर पॉइंट को चेंज करने के बाद एंगल भी चेंज हो रहा था, E भी चेंज हो रहा था। अब हमने यहां क्या कर दिया, हमने अब ये कर दिया कि जैसे आप भले अब पॉइंट कहीं पर भी ले लो, कहीं पर भी इस सरफेस पर कहीं पर भी मान लो, E भी कांस्टेंट है, cos थीटा भी कांस्टेंट है। इतनी बात समझ में आई। यानी कि मैं अब इसको क्या करता हूं, जो कांस्टेंट है उसे हम बाहर निकाल सकते हैं, तो हम किसको बाहर निकाल लेते हैं, E को मैं बाहर निकाल सकता हूं, cos थीटा को मैं बाहर निकाल सकता हूं। मुझे सिर्फ क्लोज्ड इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा, ds का। समझ में आया। और इंटीग्रेशन इस सरफेस का, यानी इस सरफेस का जब इंटीग्रेशन करते करते मैं पूरा वापस घूम के उसी हिस्से पे आ जाऊंगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा बच्चों, हर बार सरफेस एरिया का, जो किसके इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम Q/ε0 के। इतनी बात समझ में। तो इसका मतलब क्या है, इस पूरे सिस्टम से, इस पूरे कॉन्सेप्ट से समझ में क्या आ रहा है,
तो समझ में हमें यह आ रहा है कि सबसे पहली बात तो हम कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा बच्चों, तो हमें हमारे हिसाब से एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना होगा। ठीक है, यानी एक क्लोज्ड सरफेस हम कंसीडर करेंगे, उसे ही हम गॉसियन सरफेस कहेंगे। ठीक है, अब एक गॉसियन सरफेस हम कंसीडर करेंगे, लेकिन उसका कंसीडरेशन की जो कंडीशन है, आप जो गॉसियन सरफेस मानोगे उसकी रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है? उसकी रिक्वायर्ड कंडीशन ये है कि ई चेंज नहीं होना चाहिए, कॉस थीटा सब दूर सेम होना चाहिए और ई उस सरफेस पर सेम होना चाहिए। अब आगे जाके हम देखेंगे कि बहुत बार हमारे साथ में ऐसी सिचुएशंस भी आती है कि हम एक ऐसी सरफेस मान ही नहीं पाते जो हर एक कंडीशन पर फुलफिल बैठे। तब हम क्या करते हैं, तब हम ये कोशिश करते हैं कि हमें सिमेट्री तो बनाना है। सिमेट्री का मीनिंग यहां पर समझ में आ रहा है? सिमेट्री का मीनिंग क्या है कि वहां पर उस सरफेस पर ई भी कांस्टेंट होना चाहिए और डीएस भी कांस्टेंट, सॉरी कॉस थीटा भी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या होगा, ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे और हम आगे देखेंगे कि नहीं बन पा रहा है, तब हम क्या करेंगे, एसी सरफेसेस का एक पिटारा ले लेंगे। सरफेसेस का पिटारे का मीनिंग क्या है कि हम एक ऐसा शेप मानेंगे जिसके पास एक से ज्यादा सरफेसेस हो और उस एक पूरी सरफेसेस के ऊपर E और ds कांस्टेंट होगा, दूसरी सरफेस के लिए E और ds कांस्टेंट होगा, तीसरी सरफेस के लिए E और ds कांस्टेंट होगा। इसका मतलब जो हमारा कैलकुलेशन होगा, हम एक सरफेस के लिए अलग कैलकुलेशन करेंगे, दूसरी सरफेस के लिए अलग, तीसरी सरफेस के लिए अलग, और उन सबको फाइनली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास टोटल फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये चीज सिस्टम पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम जब भी गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस करेंगे तो वो सारी की सारी जो एप्लीकेशंस होगी बच्चों, कुछ स्टेप्स के बेसिस पे करेंगे। तो वो स्टेप्स कौन कौन सी, अब वो देख लेते हैं। तो मैं यहां पर इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूं। ठीक है, यहां पर चलिए देखते हैं। एक काम करता हूं, पूरा रफ कर देता हूं। चलिए, तो वो 4 स्टेप्स कौन कौन सी होगी एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो देखिए, ये आपकी बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूं मैं, ये आपको समझना है, क्योंकि ये 4 आप लोगों को हर बार जब भी गॉस थ्योरम के हम कोई से भी एप्लीकेशंस करेंगे तो इन 4 स्टेप्स को ही फॉलो करके उसके फाइनल एक्सप्रेशन तक पहुंचेंगे। इतनी बात समझ में आई? तो इसलिए आप लोगों को ये 4 एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से लर्न करना है, प्लस समझना है आपको बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो 4 स्टेप्स कौन से हैं जिसमें हम गॉस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, कंसीडर इमेजिनरी अ गॉसियन सरफेस। इसका मतलब क्या है बच्चों कि सबसे पहली बात तो हम लोग एक गॉसियन सरफेस को मानेंगे। रियलिटी में गॉसियन सरफेस होता है या नहीं होता है उसे हमें कोई मतलब नहीं, हमें हर बार क्या करना है, गॉसियन सरफेस हम हमारी इच्छा से मानेंगे। और किस तरीके से मानेंगे, हमको इस तरीके से उसको मानना है कि E उस सरफेस के ऊपर कांस्टेंट हो और साथ ही साथ में एंगल किस किस के बीच में, E और S यानी सरफेस या एरिया वेक्टर के बीच में एंगल हमेशा कैसा बनना चाहिए, एक जैसा बनना चाहिए, कांस्टेंट एंगल होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो सच दैट E एंड थीटा आर सिमेट्रिकल। ठीक है, E भी एक जैसा हो, थीटा भी एक जैसा हो, तो उससे हमने कहा है सिमेट्रिकल फॉर ईच पॉइंट। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, E को डिफाइन करेंगे, थीटा को डिफाइन करेंगे हर सरफेसेस के लिए। मतलब एक से ज्यादा अगर हमारे पास सरफेसेस हो जाएगी तब हम क्या करेंगे, हर सरफेस के लिए E को अलग से डिफाइन करेंगे, थीटा को अलग से डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड हमारा क्या होगा, तो हमारे पास जो गॉस थ्योरम थी, तो गॉस थ्योरम ये है, तो गॉस थ्योरम का ये वाला पार्ट कितना है, लेफ्ट पार्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने का। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज्ड इंटीग्रेशन E डॉट ds, यानी लेफ्ट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड फॉर्मूला को यूज करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। फिर कैलकुलेट चार्ज Q इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। अब हमको उसके बाद थर्ड प्रोसेस हमको क्या करना पड़ेगा, उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर नेट इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है उसे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर फोर्थ और फाइनल हमारा प्रोसीजर क्या रहेगा, हमें गॉस थ्योरम अप्लाई करना है और गॉस थ्योरम अप्लाई करने के बाद सारी वैल्यूज को पुट करके हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E फाइंड करेंगे। तो ये हमारी क्या होगी बेसिकली बच्चों 4 स्टेप्स हैं और इन 4 स्टेप्स के बेसिस पर ही हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। चलिए, तो इसका पहला एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग।
ठीक है, अब इसका पहला एप्लीकेशन क्या है, तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हालांकि बच्चों ये चीज हम लोगों को पहले से ही पता है, हम लोगों को क्या पता है कि एक पॉइंट चार्ज जैसे यहां पर है, इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज जैसे यहां पर है, वो अपन ने मान लिया कितना, प्लस क्यू, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर मुझे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो वो क्या होगी, तो बच्चों उसका फॉर्मूला हम पहले ही जानते हैं, क्या होगा, 1/4πε0 q/r², ये होगा। लेकिन मुझे अब यही फॉर्मूला वापस से रिड्राइव करना है, लेकिन किसकी हेल्प से, गॉस थ्योरम की हेल्प से। तो हम वही निकालना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज से हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, बट ड्यू टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम की वजह से या गॉस थ्योरम की हेल्प से। ठीक है, तो चलिए वही चीज लिखी हुई है। सबसे पहली बात तो इस थोड़ा सा यहाँ पर जो आपको फिगर दिख रहा होगा, वो फिगर कुछ इसी तरीके से मैंने बनाने की कोशिश की है। ये हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, आप इसको प्लस क्यू मान लीजिए जनरली। इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, इस P पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, वही चीज लिखा हुआ है। लेट P इज अ पॉइंट एट डिस्टेंस r फ्रॉम द पॉइंट चार्ज Q या प्लस Q। ओके, चलिए तो हमको वही 4 स्टेप हम लगाएंगे। तो पहले स्टेप हमारे पास में क्या है, तो देखिए पहले स्टेप क्या है कि कंसीडर अ गॉसियन सरफेस। हमें एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है, लाइक अ स्फीयर हैविंग सेंटर एट पॉइंट चार्ज विथ रेडियस r। यानी अब देखिए थोड़ा सा बच्चों यहां पर समझिएगा कि मैं क्या करूंगा, मैंने यहां पर क्या करा, एक इस तरीके से क्या करा, यहां पर एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर करा, ये कुछ इस तरीके से, हालांकि एकदम अच्छे से राउंड नहीं बनाए, ठीक है, एक इस तरीके से मैंने क्या करा, गॉसियन सरफेस मान लिया। और वो किस तरीके से माना है, तो वो एक स्फीयर के शेप में होना चाहिए, एक फुटबॉल 3D में आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब हमने इस तरीके से इस पॉइंट P को, मतलब इस सरफेस को, गॉसियन सरफेस को इस तरीके से माना है कि ये जो Q है या ये जो पॉइंट चार्ज है वो इस सरफेस के सेंटर पे आ जाए और P उस सरफेस पर आ जाए। इतनी बात समझ में आई, तो वही चीज लिखा हुआ है, फिर से पढ़ लीजिए एक और बार कि कंसीडर अ गॉसियन सरफेस लाइक स्फीयर हैविंग सेंटर एट पॉइंट चार्ज, ठीक है, विथ रेडियस r, सो दैट P, ये रहा P पॉइंट, सो दैट P पॉइंट प्लेस्ड ऑन दिस सरफेस, ठीक है, द एंगल बिटवीन E एंड A एट एवरी पॉइंट इज 0। देख सकते हैं ना यहां पर वही चीज अभी जो जस्ट इसके पहले बताई, वही सारी चीज है। ठीक है, तो देखिए अब इसका ओरिजिनल डायग्राम किस तरीके से होगा वो अब मैं आप लोगों को बताता हूं। तो वो डायग्राम होगा आप लोगों के लिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए, तो ये एक स्फेरिकल सरफेस, Q इसके सेंटर पे आ गया, P यहां से यहां तक की, तो इस सरफेस की रेडियस r भी हो गई। हमने जो कंडीशन, जो पहली वाली कंडीशन लिखी थी उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करी, P पॉइंट हमको निकालना है। अब ये जो P पॉइंट है, तो इसी P पॉइंट के ऊपर मैं क्या करता हूं, एक सरफेस मानता हूं ds, और इस ds सरफेस का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा, एक छोटी सी सरफेस, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी E। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना क्रिएट होगा, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्रिएट होगा थीटा इज इक्वल टू 0। काफी अच्छे से सभी को समझ में आ रहा है। इसी तरीके से मैं किसी भी पॉइंट पर देखूं, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी r, यहां पर क्या होगा E, और यहां पर अगर मैं स्फेरिकल सरफेस या पॉइंट P मान लूं, तो यहां पर ds, और इन दोनों के बीच में एंगल अभी भी कितना होगा, 0। ठीक है, तो ये हमें अच्छी तरीके से ध्यान में रखकर, कंडीशन को ध्यान में रखकर किस तरीके की सरफेस क्रिएट करना है, ये हमें हमारे हिसाब से ध्यान देना है। ठीक है, चलिए, तो ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमारे पास में क्या है, तो सेकेंड पॉइंट है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हमारे पास में गॉस थ्योरम है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है हमारे सामने फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन E डॉट ds, यही होता है, इसे कैलकुलेट करना है। तो अब क्या होगा, जैसे ही हम डॉट हटाएंगे तो यहां पर उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, तो E ds cos थीटा। ओके, अब यहां पर cos थीटा की वैल्यू तो कितनी है, यहां पर थीटा की जगह अगर हम 0 लिखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 E, यानी अगली लाइन में क्या हो जाएगा कि E तो कांस्टेंट है हर सरफेस के लिए, हमें इंटीग्रेशन करना है सिर्फ इसका, इस ds का।
इतनी बात समझ में आई? आसानी से सभी को समझ में आता जा रहा है। इसको हमने क्या कर दिया, थीटा की वैल्यू 0 थी तो इसलिए cos 0 की वैल्यू 1। यहां पर e क्या है, हर एक पॉइंट पर e सेम है। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस r तो बदल नहीं रही, यानी वो कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट क्वांटिटी है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ गई। और अब यहां पर ये ds सोचिए, पहले ds यहां था, फिर यहां लिया, फिर यहां लिया, फिर यहां लिया, फिर यहां, ऐसे हर एक पॉइंट पर लेते गए। यानी उस फुटबॉल को अज्यूम कीजिए कि फुटबॉल के एक सरफेस को ds, फिर दूसरा ds, तीसरा ds, चौथा, पांचवा, छठा, और उन सबको हमको ऐड करना है, यानी इंटीग्रेशन करना है। तो वो पूरा ऐड होकर क्या बनेगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। यानी ये क्या बन जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, ठीक है? तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में बच्चों, तो होता है 4πr²। यानी यहां पर मैं इस पूरे की जगह इंटीग्रेशन के बाद क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 4πr²। तो ये थी हमारी सेकेंड स्टेप। ठीक है बच्चों, इजीली सभी को अच्छे से क्लियर हो रहा है? चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास में क्या है, थर्ड पॉइंट है द नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस Q। मतलब अब हमें क्या देखना है, तीसरे स्टेप में हम हर बार क्या करेंगे, इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज कितना है। तो हमने देखा इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज Q है, वही लाइन लिखी है कि द नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस इज Q। मतलब इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है, तो वो है बच्चों Q। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, तो फोर्थ पॉइंट में हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। चलिए गॉस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए गॉस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं। तो गॉस थ्योरम किस तरीके से समझिए, अब सीधे सीधे ये लिखी हुई है गॉस थ्योरम। ठीक है, इसकी पूरे की वैल्यू हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, यानी इस पूरे की जगह में क्या लिख सकता हूं, E4πr²। और यहां पर क्या हो जाएगा, Q, यानी उस सरफेस के अंदर टोटल नेट चार्ज कितना था, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहां से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, तो मैं लिख सकता हूं E इज इक्वल टू Q अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट r²। इसको थोड़ा सा अगर मैं अरेंज करके लिखूं तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट Q बाय r²। इतनी बात समझ में आई? यानी कि हम ये देख सकते हैं कि जो फॉर्मूला हमने पहले याद करा था अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा था कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी जो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है, उसका जो एक्सप्रेशन आता है वो क्या आता था, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q बाय r²। और यहां पर भी उतना ही आ रहा है। इतनी बात समझ में आई? तो ये उसका एक एप्लीकेशन था। चलिए इजीली सभी को समझ में आया होगा। इसकी यूनिट कितनी होती है, तो यूनिट है न्यूटन पर कूलम। तो ये था इसका पहला एप्लीकेशन। चलिए दूसरे एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे सामने इसका दूसरा एप्लीकेशन क्या है, चलिए देखते हैं, दिमाग लगाइएगा इसमें। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लाइन चार्ज। अब लाइन चार्ज की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। लाइन चार्ज की वजह से, जैसे मैंने आपको जब क्लास स्टार्ट हुई थी तभी मैंने बताया था कि इस तरीके से क्या है, एक इनफाइनाइट लेंथ वाला वायर है, इसके ऊपर क्या है, चार्ज है। यहां पर मुझे इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। किस तरीके से करेंगे, चलिए वो देखते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले वही चीज लिखी हुई है। ठीक है, ये देखिए, जैसे मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम, ये इनफाइनाइट लेंथ वाला कंडक्टर है हमारे पास, कंडक्टर वायर है। यहां पर ऊपर कितना जा रहा है हमें नहीं पता, नीचे कितना जा रहा है हमें नहीं पता। अब इससे नॉर्मली ये 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, इस तरीके से यहां पर 90 डिग्री के एंगल पे परपेंडिकुलर यहां से तार से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जिस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसी ड्रॉ के बारे में यहां पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, लेट अ लॉन्ग यूनिफॉर्म कंडक्टर वायर विथ इनफाइनाइट लेंथ हैविंग यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ये आप लोगों को पहले की क्लास में मैं बता चुका हूं, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी क्या होती है या लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है। तो ये इतनी बात समझ में, यानी इसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, तो वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। इतनी बात समझ में आई? और इसका मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है यहाँ पर, लैम्डा, चार्ज पर यूनिट
लेंथ एरिया नहीं, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, तो इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी कितनी है, वो है लैम्डा। अब अ पॉइंट P प्लेस्ड एट नॉर्मल डिस्टेंस, अब ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, कहां से, नॉर्मल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो इससे भी P डिस्टेंस हो सकती है, ठीक है, तो हमें नॉर्मल डिस्टेंस लेना है, ठीक है। P प्लेस्ड एट नॉर्मल डिस्टेंस R अकॉर्डिंग टू डायग्राम। तो ये जो था, ये तो हमारी एप्लीकेशन का मेन पार्ट था, ठीक है, इस तरीके से। अब 4 स्टेप्स की बात करते हैं और उन 4 स्टेप्स के बेसिस पे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्या था, तो देखिए, कंसीडर अ गॉसियन सरफेस, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एक चीज यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, कोशिश करते हैं हम लोग कि यहां पर अब किस तरीके से हम गॉसियन सरफेस को कंसीडर करें। अच्छा, कोई बोलता है कि सर यहां पर फिर से वो स्फेयर वाली गॉसियन सरफेस आप मान लो, ऐसा कुछ। चलिए मान लेते हैं हमने एक ऐसी गॉसियन सरफेस को कंसीडर किया। अच्छा, जैसे मैं इस गॉसियन सरफेस को अगर कंसीडर करूंगा तो मेरे सामने प्रॉब्लम क्या आएगी कि यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें इस पॉइंट पे। तो इस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E तो सेम है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस तरफ आएगी, ठीक है, और ds भी इस तरफ, यानी एंगल यहां पर कितना क्रिएट होगा, थीटा। चलिए, अगर इस पॉइंट की वजह से निकालें, इस पॉइंट पर ds मान लेते हैं, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो r है, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये होगी ना, समझ पा रहे हो, क्योंकि हर पॉजिटिव चार्ज है तो हमने लाइन चार्ज की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनता है, तो वो पैरेलल लाइंस क्रिएट होती है, ठीक है। अब यहां पर और ds अगर मैं इसका सरफेस एरिया निकालूं तो एरिया वेक्टर निकालेंगे तो वो इस डायरेक्शन में आएगी, इसका मतलब यहां पर एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। यहां के एंगल से यहां का एंगल क्या हो रहा है, चेंज। यहां पर देखेंगे तो एंगल और चेंज, यहां देखेंगे तो एंगल चेंज। इसका मतलब क्या है कि ये सरफेस आप मान सकते हो, स्फेरिकल सरफेस हम मान सकते हैं, लेकिन क्या होगी, जो हमारे गॉस थ्योरम में वो 4 स्टेप की जो रिक्वायर्ड कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं हो पा रही। एक तो फुलफिल हो रही कि सर E क्या है, लगभग सेम हो जाएगा, लेकिन खैर E भी सेम नहीं होगा, क्योंकि यहां पर इससे डिस्टेंस अलग हो जाएगी, इससे डिस्टेंस अलग, इससे डिस्टेंस अलग, E भी चेंज और यहां पर थीटा भी चेंज। इसका मतलब हम जब ये सरफेस, अब यहां पर इस सरफेस की बदौलत हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें एक दूसरे सरफेस को मानना पड़ेगा। और वो दूसरी सरफेस हम अब कैसे मान सकते हैं, ठीक है, तो सोचिए हम किस तरीके की और सिमेट्रिक सरफेस मान सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, तो इसके चारों तरफ एक सिलेंडर को कंसीडर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझिएगा, क्या है कि ये एक लाइन चार्ज है, मतलब ऊपर भी बहुत जा रहा है, नीचे भी बहुत दूर तक जा रहा है, इनफाइनाइट लेंथ का। इससे एक पॉइंट P है, तो मैं यहां पर एक मानूं, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, तो एक डिस्क बन जाएगी। उसी डिस्क को मैं उठाते जाऊं, ये पॉइंट इससे पॉइंट P डिस्टेंस पर है, यहां से देखूंगा तब भी P डिस्टेंस पर। इसका मतलब क्या होगा कि हम एक ऐसा कर्व में सिलेंडर को कंसीडर कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब हमने ये तो देखा सिलेंडर को, तो अब सिलेंडर की एक सरफेस तो ये कर्व सरफेस हो गई, क्योंकि यहां पर सब दूर एंगल सेम रहेगा और ऊपर से एंगल चेंज होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक से ज्यादा बार हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो चलिए अब किस तरीके से हम सरफेस मानते हैं वो देखते हैं। तो इस तरीके से हम कुछ यहां पर सरफेस मानेंगे। क्या है कि हमने एक इस तरीके का सिलेंडर कंसीडर करा है, जो क्या हो कि ये जो तार हो इसके एक्सिस पर आ जाए, यानी कोएक्सियल हमने क्या करा, एक सिलेंडर को क्या करा है, यहां पर कंसीडर करा है, जिसकी रेडियस r ही है उस पॉइंट P। यानी जैसे ही हमने इसकी रेडियस r मानी तो ये P पॉइंट ऑटोमेटिकली इस सरफेस पर आ जाएगा। इतनी बात समझ में। चलिए, अब हमारे पास यहाँ पर कितनी सरफेसेस हो जाएगी इस सिलेंडर के लिए, तो सरफेस के लिए हमारे पास यहाँ पर कितनी सरफेस हो जाएगी बच्चों, तो 3 सरफेसेस हो गई। एक सरफेस तो क्या हो गई, उसके चारों तरफ ये वाली कर्वेचर वाली घूमी हुई सरफेस इस तरीके से सिलेंडर की, जिसको हम कर्व सरफेस बोलते हैं। एक हो जाएगी, एक वो ऊपर वाली सरफेस, एक हो जाएगी नीचे वाली सरफेस। तो हमारे पास में क्या हो गई, एक कर्व सरफेस हो गई और ये 2 ऊपर का जो फ्लैट सरफेस, तो ऊपर की जो सर्कुलर फॉर्म में दिखेगी लेकिन फ्लैट सरफेस दिखेगी, तो 2 फ्लैट सरफेस। यानी हमारा जो कैलकुलेशन होगा, हम 3 पार्ट में उसकी स्टडी करेंगे, 3 पार्ट में उसको कैलकुलेट करेंगे। इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग से मुझे फाइंड करना पड़ेगा। यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, R वही है,
और थीटा वही है, यानी यहां पर इस कंडीशन पे थीटा चेंज नहीं होगा। इस पूरे सरफेस पे यहां पर देखिए, फिर से समझिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमेशा हमेशा क्या रहती है, ये वाली, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं, इस डायरेक्शन में होगी सभी दूर से, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, इसका एरिया वेक्टर अगर मैं लेता हूं स्मॉल ds, तो उसकी डायरेक्शन इधर आएगी, इन दोनों के बीच में एंगल कितना क्रिएट हो रहा है, थीटा, 0 क्रिएट हो रहा है। अच्छा, इस पॉइंट को P को अगर मैं यहां भी मान लेता हूं, तो यहां मान लेता हूं, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, ds की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर, दोनों के बीच में एंगल अभी भी कितना है, 0 ही है। इसका मतलब इस सरफेस पे, चाहे इस तरफ पूरे कर्वेचर पे मैं कहीं पर भी देखूं, मेरे पास E की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब E कांस्टेंट है, थीटा चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब थीटा भी इस सरफेस के लिए कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ऊपर की फ्लैट सरफेसेस के लिए देखते हैं, तो ऊपर की एक फ्लैट सरफेस ये, E की डायरेक्शन इधर है, तो इसका एरिया वेक्टर कहां आएगा, तो समझिए, ये है फ्लैट सरफेस, इस तरीके से, यहाँ सिलेंडर था, ऊपर की फ्लैट सरफेस, तो फ्लैट सरफेस का एरिया वेक्टर कहां आएगा, तो सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर, तो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर ds कहां आएगा, ये ऊपर आएगा। दोनों के बीच में एंगल यहां पर कितना बन रहा है, तो वो एंगल कितना हो रहा है, 90। चाहे मैं इस तरफ देख लूं, तो इस सरफेस पे मैं अगर थीटा देखूंगा तो 90 बनेगा। सेम कहानी कहां होगी, नीचे, ये ds, ये है E, इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90। इतनी बात समझ में। इसका मतलब क्या है कि इन दो सरफेसेस पे क्या होगा कि हमें 3 बार के फ्लक्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा, इस कर्व सरफेस के लिए, और एक ऊपर की फ्लैट सरफेस के लिए, नीचे की फ्लैट सरफेस के लिए। इतनी बात सभी को समझ में आई, ठीक है। तो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में, क्या लिखा हुआ है, कंसीडर अ गॉसियन सरफेस लाइक कोएक्सियल सिलेंडर विथ रेडियस r एंड लेंथ ऑफ सिलेंडर। तो यहां से यहां तक कि ये जो सिलेंडर था, इस सिलेंडर की लेंथ हम कितनी कंसीडर कर लेते हैं बच्चों, L लेंथ कंसीडर कर लेते हैं। सो दैट पॉइंट P प्लेस्ड एट कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, एंगल बिटवीन E एंड A एट एवरी पॉइंट इज 0। और बाकी का दूसरा का क्यों 90 बन रहा है, ठीक है, हालांकि थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इस तरीके से लिखा, हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तो थोड़ा सा दिमाग लगे, मुझे इस बार क्लोज्ड इंटीग्रेशन करना है, किसका, EDS का तो करेंगे ही करेंगे हम, लेकिन सबसे पहली बात यहां पर मैं किसके लिए लिख देता हूं, एक कर्व सरफेस के लिए। किसके लिए करेंगे, पहले कर्व सरफेस के लिए। फिर दूसरी बार मुझे सरफेस कहां दिखेगी, तो दूसरी बार मुझे सरफेस दिखेगी E डॉट ds, कहां पर दिखेगी, पहली फ्लैट सरफेस के लिए, ठीक है, या फ्लैट सरफेस 1 लिख देता हूं मैं। फिर दूसरा मुझे कहां देखने को मिलेगा, तो दूसरा मुझे एक बार नीचे भी करना पड़ेगा, और फिर से उसके लिए लिख देता हूं मैं फ्लैट सरफेस सेकेंड। इतनी बात समझ में, यानी मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा इन 3 सरफेसेस पे। इतनी बात समझ में, चलिए तो कैलकुलेट करें, चलिए देखिएगा थोड़ा सा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई पहले कर्व सरफेस के लिए करते हैं, तो कर्व सरफेस के लिए हमारे पास में E ds डॉट हटाऊंगा तो cos थीटा यूज करूंगा, और cos वहां पर कितना है, तो cos है 0 डिग्री। फिर प्लस सेकेंड वाले के लिए करेंगे, तो E ds, और थीटा यहां पर क्या है, तो फ्लैट सरफेसेस पर थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है, वहां भी यहां भी सेम इस तरफ कि E ds cos 90। अब हमें पता है cos 90 की वैल्यू तो 0, यानी ये भी 0, ये भी 0, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ कर्व सरफेस एरिया की वजह से ही आएगा, ठीक है। अब E तो कांस्टेंट हो ही गया क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, और यहां पर अब हमारे पास, यहां थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है, यहां थोड़ा सा देख लीजिए कि हम क्या कर सकते हैं,
कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है फाई, तो उसे मैं क्या लिख सकता हूं, ई इंटीग्रेशन ds। और इसका मीनिंग अभी हाल मैंने समझाया था, यानी ये किस इस सरफेस के कर्व सरफेस के लिए देख रहे हैं, यानी ये क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ कर्व सरफेस, सॉरी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और सिलेंडर का कर्व सरफेस का एरिया का फॉर्मूला हमारे पास में हमें पता है, 10th क्लास में हमने स्टडी करी है, वो होता है 2 पाई r और l यहां पर क्या है, लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो ये हमारे पास में क्या आया बच्चों, तो ये हमने सेकेंड पॉइंट से या सेकेंड स्टेप में हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करा, ये हर बार कर रहे हैं अपन, ठीक है। थर्ड स्टेप हमारे सामने क्या है देखते हैं। चलिए थर्ड स्टेप जो होगी हमारे साथ में वो क्या है बच्चों, तो थर्ड स्टेप है नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इन क्लोज्ड सरफेस, यानी इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर अब नेट इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है। तो देखिए हमें चार्ज सिर्फ कहां से कहां तक लेना है, तो ये सिलेंडर यहां तक इतना है और इतना है, यानी मुझे सिर्फ अंदर के इतने चार्ज से मतलब है, ठीक है। तो इतना चार्ज हम कैसे ले सकते हैं, तो समझिए कि हमें एक चीज क्या दे रखी थी, चार्ज पर यूनिट लेंथ दे रखा है, और चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना दे रखा है, वहां पर लैम्डा दे रखा है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सर इसकी हर एक यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है, लैम्डा है, ठीक है। तो एल लेंथ पर कितना होगा, तो लैम्डा इंटू एल, यानी हम क्या निकाल सकते हैं, चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चार्ज हमारे पास में कितना होगा, तो वो चार्ज होगा लैम्डा, चार्ज पर यूनिट एल, और कितने लेंथ तक के लिए देख रहे हैं, तो सिलेंडर की लेंथ है एल, यानी मैं लिख सकता हूं कि मेरे पास जो क्यू चार्ज होगा वो लैम्डा इंटू एल के इक्वल होगा। तो यानी इस सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है, तो नेट चार्ज है क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल। ओके बच्चों, अगर ये चीजें थोड़ी सी समझने में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो आपने पिछले लेक्चर्स अच्छे से नहीं देखे, आप वहां पर मैंने आप लोगों को लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में अच्छे से समझाया है। चलिए फोर्थ स्टेप देखते हैं। फोर्थ स्टेप क्या है, अब फाइनल स्टेप हमारे पास में है कि अप्लाई गॉस लॉ। गॉस लॉ को हम अप्लाई करते हैं। चलिए यहाँ पर गॉस लॉ को अप्लाई किस तरीके से करेंगे देखते हैं। तो इसके हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास में क्या आया था, तो वो आया था E 2 पाई RL, ठीक है। Q अब Q यहाँ पर क्या है, नेट चार्ज, तो नेट चार्ज हमारे पास में कितना है, लैम्डा इंटू एल, ये कैपिटल एल है एक्चुअली, ठीक है। चलिए तो क्या है, लैम्डा इंटू एल डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये एल से ये एल कैंसल, तो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर, और इसकी यूनिट क्या होगी, तो वो होगी न्यूटन पर कूलम। इतनी बात समझ में आई बच्चों, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, गॉस थ्योरम की हेल्प से बड़ी आसानी से, जहां पर पहले बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनेगा, कैसे बनेगा, क्या डायरेक्शन होगी, उसको समझने में प्रॉब्लम हो रही थी, गॉस थ्योरम की हेल्प से हम बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा अब इसकी डायरेक्शन कहां होगी, तो इसकी डायरेक्शन के लिए क्या होगा कि हम लोग जो सिंपल हमने अभी तक रूल जाना है उसी रूल का यूज करेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से बाहर निकलते हुए बनती है, पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो E इज आउटवर्ड डायरेक्शन ऑन पॉइंट P, इस P पॉइंट पर आउटवर्ड डायरेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। इतनी बात समझ में आई बच्चों, बड़ा आसान था, ठीक है। लेकिन अब एक चीज समझिएगा कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम पॉइंट चार्ज की वजह से देखते थे वो कितना आता था, तो वो आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर आता था। यानी डिस्टेंस जैसे ही बढ़ती थी, डिस्टेंस अगर दोगुनी होती थी तो समझिए, ठीक है, अगर डिस्टेंस 2 टाइम हो जाती थी तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम्स कम हो जाता था, तो 4 टाइम्स कम हो जाता था।
यहाँ समझ में आ रहा है, ये सिर्फ 2 टाइम्स बढ़ रहा है तो 4 टाइम्स। अगर ये 3 टाइम डिस्टेंस को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम्स कन्वर्ट डिक्रीज हो जाता था, तो 3 3 9 टाइम्स क्या होता था, डिक्रीज हो जाता था। लेकिन जब लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से देखते हैं तो वहां पर क्या आ रहा है, सिर्फ अकेला आर आ रहा है, अकेली एक ही डिस्टेंस आ रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने डिस्टेंस को 2 टाइम इंक्रीज करा तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 2 टाइम डिक्रीज होगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। तो ये चीज थी, ये हमारे सामने इसके एप्लीकेशंस थे। कुछ और एप्लीकेशंस इसके बाकी है, ठीक है, वो एप्लीकेशंस किस तरीके से काम होंगे हम नेक्स्ट क्लास में इसके लिए स्टडी करेंगे। उम्मीद है बच्चों इतनी बात आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी जो थी वो कुलाम्स लॉ के एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड थी। मैंने आप लोगों को आज 2 एप्लीकेशंस बताए, कुछ 2 एप्लीकेशंस और बाकी है जिससे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो उम्मीद है बच्चों आज की क्लास आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आई होगी, मजा आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के लिंक अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।